में उपस्थित और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये ऐतिहासिक धरती, बदलाव की इस धरती से मैं मनीष पासवान जी के मिलन समारोह के में उपस्थित हमारे बिहार विधानमंडल दल में कर्मठ और जुझारू नेता आदरणीय शकील खां साहब, इस मंच पर मिलन समारोह को और मनीष पासवान जी को उत्साह देने के लिए उपस्थित गुजरात से चल करके आए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारों से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाले माननीय विधायक जिग्नेश मेवानी जी, मंच पर विराजमान और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जुझारू और संघर्षशील अम्बेडकराइज विचारधारा के बढ़ाने वाले आदरणीय प्रोफेसर रतन लाल जी, इस मंच पर विराजमान सम्मानित हमारे कोषाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जी, मंचासीन और हमारे साथी हाफिज अहमद जी, सम्मानित तमन्ना जी, सम्मानित तबरेज आलम जी, मंजीत आनंद साहू जी, सम्मानित परवीन कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित शकलुर रहमान जी, मंच के संचालन कर रहे सम्मानित यूसुफ जी और जिनके लिए यह कार्यक्रम है आज, मैं मनीष पासवान जी को और अविनाश जी को, रणधीर जी को, मोहम्मद आदिल जी को, सम्मानित पंकज पासवान जी को और मिथिलेश पासवान जी को कांग्रेस महापरिवार में शामिल होने के लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर आपने अपना सहमति देते हुए कांग्रेस परिवार के सदस्य बने। आप का यदि संक्षिप्त परिचय जानता हूं तो आप हमसे भी वर्षों से जुड़े हुए हैं और आपकी ऊर्जा राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के माध्यम से आपने जो दलितों के हित के लिए संघर्ष किया है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके सामने यहां उपस्थित हूं और यदि कोई दलित अधिकार के बात आती है तो सारे के वक्तव्य को मैं समर्थन करते हुए उसी बीच में कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूं। आप जानते कि
जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो उस मौलिक अधिकारों के श्रेणी में हमें जीने का अधिकार, हमें पढ़ने का अधिकार, हमें बोलने का अधिकार यदि कोई दिया है तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। आज शायद इतने लोग मंच पर बैठे हैं, यदि बाबा साहेब ने संविधान में अपनी इन बातों की चर्चा नहीं करते तो उनके जमाने में जिस तरह से किसी के परछाई से, उनके प्रतिबिंब से लोग छुआछूत से प्रभावित होते थे, तो आज जानते हैं कि इस समय हम लोग शायद भाषण भी नहीं दे पाते और बाबा साहब के विचारों पर हम मंथन भी नहीं कर पाते। लेकिन दो चार बात आपको स्पष्ट कर कि हम लोग संघर्ष करते करते बिहार विधानसभा में 1962 में हमारे पिताजी स्वर्गीय दिलकेश्वर राम जी मंत्री बने, विधायक बने। उसके बाद 2 बार से हम भी विधायक बने और जिग्नेश भाई भी बने, लेकिन आज भी हमारे साथ भेदभाव खत्म नहीं हुआ है, ये मैं स्पष्ट तौर से जानता हूं। आपके साथ यदि भेदभाव है तो मैं इसको मानता हूं कि थोड़ी भेदभाव की लेवल बढ़ जाती है। यदि आप नीचे स्तर के लेवल पर हैं तो आपका उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार और घर में घुस के पीटने की परंपरा आज भी कायम है। और यदि कोई अफसर है, कोई प्रोफेसर है, तो यूनिवर्सिटी में उनके साथ भी भेदभाव होती है, लेकिन भेदभाव का लेवल थोड़ा इससे ऊंचा होता है। और जब आप संसदीय व्यवस्था में आ जाते हैं तो वहां भी भेदभाव होता है। और कई बार मैंने देखा है कि जब विधानसभा में चलती है हम लोग का सत्र, तो वहां विधायकों की लॉबी में बैठने का जो सामूहिक व्यवस्था होता है उसमें हर व्यक्ति अपने अपने ग्रुप में बैठ करके डिस्कशन करता है। वहां भी हमारे साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। ये व्यवस्था है आज भी। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी व्यवस्था यदि है और इस तरह की आज भी है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और उसके लिए लड़ना भी पड़ेगा। और लड़ने के लिए यही जो है केवल लाठी गोजी से आप नहीं लड़ सकते। उसके लिए लड़ने के लिए यहां जितना भी माता बहनें बैठी हैं उसको शिक्षा से जोड़ना होगा। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आज यह सोचना है हम लोग को कि हम कितना शिक्षित हुए हैं, हम कितना संगठित हुए हैं और हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए मनीष जी, आप यदि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं तो हम सामाजिक न्याय के भी बात कर लेते हैं। और जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो हमारी हिस्सेदारी के भी बात आती है। और हिस्सेदारी के यदि बात आती है तो उसमें हमारी सत्ता में भी हिस्सेदारी की बात आती है। और जब यहां मैं हूं
तो जितना भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कमेटियां हैं और आने वाला जो विधानसभा के जो सीटों हैं उसमें मैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिलकर रहे। और यदि निर्णय लेने में मुझे कठिनाई होगी तो उन कठिनाइयों को मैं चुनौती से पार करूंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए उसके लिए आपको भी तैयार रहना होगा, आपको भी जो है सोचना होगा कि जहां जो व्यक्ति बैठा है उसके साथ नरेंद्र मोदी जैसे झूठे लोगों के बीच में भ्रम में नहीं पड़ना है। कई बार मैं जब जाता हूं तो आरएसएस के लोग आजकल हमारे माताओं बहनाओं के साथ बैठ करके बातें करते हैं और बात करते करते वो कहीं ना कहीं आपको जो है डाइवर्ट करने का कोशिश करते हैं और हिंदुत्व के एजेंडे पर ले जा करके और आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि आपको बाबा साहेब के दिए उन प्रसाद पर ध्यान रखना है, वही आपके लिए पूजा है, वरना कोई आपके लिए सुरक्षा नहीं देने वाला। हम बाबा साहेब के कृतार्थ जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन क्या आज हम यदि सफेद कपड़े पहने हैं तो ये बाबा साहेब ने दिया, नहीं तो उसी तरह से हम लोग भी जीते जिस तरह से और लोग जीते हैं। इसलिए मैं आपको आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहें और कांग्रेस पार्टी को जो है मजबूती प्रदान करना होगा, मजबूती प्रदान करना होगा। और नहीं तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और कामयाब भी होंगे और जातीय जनगणना हो के रहेगा। जब ये बात राहुल गांधी जी ने कहा था तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी और आपकी सत्ता में भागीदारी भी बढ़ेगी। ये राहुल गांधी जी का वचन। और जब उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसे होते हैं कि लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जैसे, लेकिन जो न्याय योद्धा है, न्याय के पथ पर चल करके कांग्रेस पार्टी आपको पूरी ताकत देने का काम करेगी। और आने वाला समय में यदि बिहार में हमारी सत्ता आएगी तो हम लोग भी आरक्षण के जो दायरे हैं उसके लिए भी हम लोग संघर्ष कर करके और सरकार को मजबूर करेंगे। क्योंकि 50% के दायरा और विधानसभा में भी हमारी दायरा बहुत कम है। हमारी आबादी जितना है वो विधानसभा में आज के डेट में 43 सीट है। क्या हमारी संख्या 43 सीट लायक है? इसलिए एक संघर्ष की आवाज ये भी हमारा उठना चाहिए कि विधानसभा में भी सीटों का आरक्षण जो है उसकी भी लिमिटेशन बढ़नी चाहिए और उसकी भी लिमिटेशन बढ़नी चाहिए। लोकसभा में भी हमारी लिमिटेशन बढ़ने चाहिए। हम कई बार देख रहे हैं कि विधान परिषद में हमारा कोई आरक्षण नहीं है और राज्यसभा में भी हमारा कोई आरक्षण नहीं। हम उस पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी उस पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि इन ताकतों को हम बढ़ावें और आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। और जब भी निवेदन है कि राहुल गांधी जी के जो सपना है कि लोगों की हिस्सेदारी बढ़े और जातीय जनगणना हो, तो उसका भी आपको सपना पूरा करने में पूरी ताकत से देनी होगी। कई यहां दलित के नाम पर परिवार की पार्टी चल रही है। आखिर उसको कौन जिताता है? जो लोग कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद के जो है मुद्दे उठाते थे,
आज बीजेपी उसी परिवारवादियों को अपने गोद में ले चुका है। आप जीतन राम मांझी जी के आप नाम लेते हैं, आप जो है चिराग जी के नाम लेते हैं, इनकी सारे टिकटें आप मंथन कीजिए कि उनकी सारे टिकटें कहां जाती हैं। क्या वो किसी सामाजिक न्याय के लोगों में केवल अपने घर के परिवारों के सदस्यों को टिकट देते हैं और सत्ता में बैठे बीजेपी जैसे सामाजिक न्याय को कमजोर करने वाले लोगों के साथ वो जो है अपनी समझौता करके रखा है। अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चुप्पी साधे हुए हैं लोग। हम आपके मंच के माध्यम से ये मैं सवाल करता हूं कि क्या हुआ उस वक्फ बोर्ड का जिसमें आपने समर्थन किया, उसको भी आप दोनों को जवाब देना चाहिए। क्या हुआ जब हमारी आरक्षण को आपने बैठ करके वहां प्रतिघात किया और हमारे सारे बहालियां जो है प्राइवेटेशन के थ्रू आप कर रहे हैं, और प्राइवेटेशन में एसटी एससी ओबीसी ये लोगों की कोई आरक्षण नहीं है। इसलिए आप साथ बैठ करके एनडीए को मजबूत कर करके और दलितों का हित पे मारी कर रहे हैं। यहाँ बैठे लोग आपसे भी सवाल करेंगे कि हमारे आरक्षण को प्राइवेटेशन से मुक्त कैसे कराओगे। यहाँ से बैठे लोग आपसे सवाल करेंगे कि 50% के दायरे को जो है बढ़ाने के विषय में आपसे क्या मंशा है, वो भी आप क्लियर करिए। इसलिए चुपचाप बैठे हैं ये कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, अब सवाल पर सवाल करेंगे, अंत में आपको सवाल देना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो हमारी स्थिति है उस पर मंथन जरूरी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः मैं रतन लाल जी को और जिग्नेश मेवानी जी को और यहाँ शंभू भाई भी बैठे हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ, उनको मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने जो है लड़ा है। और मैं किसी चीज से यदि चुनौती आएगी तो आपके लिए एक एक चुनौती पार करने के लिए यहाँ आपका भाई राजेश राम बैठा है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम मंचासीन लोगों को मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग 10 मिनट के लिए जो है वहां बैठेंगे और सामूहिक भोज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।